साथियों नमस्कार। साथियों, अभी तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध समाप्त भी नहीं हो पाया है। अभी तक पाकिस्तान के 5 टुकड़े भी नहीं हो पाए हैं। इससे पहले बांग्लादेश में भी लोग सड़कों पर आ गए हैं और बड़े स्तर पर वहां के मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पर जेनजीज ढाका में सड़कों पर उतर आए हैं और इस लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है कि पुलिस को अपनी तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, लाठी चार्ज करना पड़ा है और जितने भी प्रोटेस्टर हैं उनको दबाना पड़ा है और अभी भी प्रोटेस्ट चालू है। यह प्रोटेस्ट बांग्लादेश में अभी ताजा उत्पन्न हुआ है। जैसा कि हर थोड़े दिन पर कोई ना कोई प्रोटेस्ट उत्पन्न होता रहता है, उसी क्रम में एक और प्रोटेस्ट उत्पन्न हुआ है। क्या यह एक संयोग है या कोई एक बड़ा खेल रचा जा रहा है, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान को उलझा दिया गया है उसके वेस्टर्न बॉर्डर पर, एक तरफ बांग्लादेश के लोग सड़कों पर आ गए हैं वहां के मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ही, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंदर ही अंदर इस प्रकार अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा है कि वहां का आसिम मुनीर लंबे समय तक गायब था, अब अचानक बाहर आया है जैसे ही सीज फायर वहां पर ब्रोक हुआ है। क्योंकि आसिम मुनीर को यह पता है कि अगर भारत से लड़ाई हुई तो भारत मुझे नहीं छोड़ेगा और तालिबानी तो बिल्कुल सिर पे कफन बांध के चलते हैं। आप गौर फरमाइए, अभी जब से लड़ाई चल रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तब से आसिम मुनीर गायब था। जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ तब भी गायब था और जैसे ही दोहा में अभी मीटिंग चली है उसके तुरंत पहले आसिम मुनीर बाहर आ गया है और आकर के तरह तरह के बयान दे रहा है और उन बयानों से साफ साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान अंदरूनी रूप से कितना ज़्यादा बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान किस कदर अंदर ही अंदर भारत से चढ़ा हुआ है। और अभी पाकिस्तान अपने मामले में उलझा ही था, यहां बांग्लादेश में भी चीजें स्टार्ट हो गई हैं। अभी आपने एक दिन पहले खबर सुनी होगी, एक देश में तख्ता पलट हुआ है, वो है मेडागास्कर, जो अफ्रीका का ही एक आइलैंड कंट्री है। इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ पर लगभग 2-3 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। यहाँ पर तख्ता पलट हो गया है। जेनजीज सड़कों पर यहाँ उतरे, बिजली और पानी जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। इस कदर वहाँ के राष्ट्रपति के पीछे लोग भागे कि राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा और फिर लोगों ने वहाँ की सेना के साथ मिलकर सेना के ही एक कर्नल को वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया है। अभी आपने देखा 10 अक्टूबर को पेरू में चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति चुनकर के आए, 1 हफ्ता नहीं हुआ था उनको सरकार संभाले, वहां पर भी तख्ता पलट हो गया, वहां भी जेनजी सड़कों पर आ गए और इस तरह उनको सरकार में से बाहर जाना पड़ा और वहां भी दूसरे व्यक्ति को सरकार के तौर पर लाया गया है। अभी भी अगर आप देखोगे तो कुछ देशों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं छोटे बड़े स्तर पर, जैसे इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, तिमोर लेस्ट है। इस प्रकार के देशों में भी छोटे बड़े स्तर पर कोई ना कोई प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब दुनिया में अचानक से छोटे छोटे देशों में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या ये संयोग है या बड़ी बड़ी ताकतें इस समय अपना अपना फायदा उठा रही हैं? देखिए, इस पूरी घटना को डिकोड करते हैं और एक चीज जानते हैं कि देखिए, जितने भी ये तख्ता पलट होते हैं जब या बड़े स्तर पर जो प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें राष्ट्रपति बदल जाते हैं, ये वही संभव हो सकता है जहां पर जनसंख्या कम हो या देश छोटा हो। जैसे मेडागास्कर हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, तिमोर लेस्ट हो गया। ज्यादातर आप देखोगे लैंडलॉक्ड छोटे देश हैं या आइलैंड कंट्रीज हैं। दूसरा, आप गौर से देखिए, दुनिया के अलग अलग जोन्स में ऐसे ठिकाने पकड़े गए हैं जहां पर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं। देखिए, इस पूरे क्षेत्र में आप देखोगे 2 देश ऐसे हैं जिनको लगातार घेरा जा रहा है। पेरू में तख्ता पलट हो ही गया है, दूसरा वेनेजुएला है जिसके पीछे यूएसए पड़ा हुआ है और वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ कोई ना कोई बयान यूएसए की तरफ से आ रहा है और ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि यहाँ के राष्ट्रपति यहाँ के ड्रग डीलर्स को बचा रहे हैं और ड्रग की बड़े लेवल पर स्मगलिंग करा रहे हैं और यूएसए में पहुंचा रहे हैं, यानी वेनेजुएला को घेरा जा रहा है। हम सब जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार अगर कहीं है तो वो वेनेजुएला के पास है। हालांकि वो उतना शुद्ध नहीं है, उतने अच्छे रूप में नहीं पाया जाता, उसको शुद्ध करने जाओगे तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, बट पाया तो जाता है। अब इस पूरे आप कॉन्टिनेंट में देखोगे तो 2 देश हैं जहां पर डिस्टर्बेंस है, एक में तो तख्ता पलट हो गया है, दूसरी जगह पर कोशिश जारी है। इसके बाद आइए दूसरी जगह पर जो स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट दूसरा क्षेत्र है ये इंडियन ओशन। इस इंडियन ओशन में भारत ये चाहता है कि दुनिया के बड़े बड़े देश आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। यूएसए भी आए, फ्रांस भी आए, यूके भी आए, रशिया भी आए, चाइना भी आए और भारत तो है ही, जिससे जब बड़ी बड़ी ताकतें यहां पर रहेंगी अलग अलग आइलैंड्स पर, क्योंकि वो तो रहेंगी। दुनिया में जो बड़े बड़े देश हुए हैं उन्होंने कोशिश करी है कि दुनिया के अलग अलग आइलैंड्स पर उनका प्रभाव रहे या कब्जा रहे या वो कॉलोनी बन के रहे। तो भारत ये जानता है कि यहाँ पर प्रयास तो हर कोई करेगा और कई सारे देश यहाँ पर मौजूद भी हैं, लेकिन भारत ये चाहता है कि यहाँ पर रशिया और फ्रांस और मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे चाइना इस पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा ना करे। ऐसी स्थिति में अगर किसी क्षेत्र
बड़े क्षेत्र में तख्ता पलट हो जाता है या कोई ऐसी सरकार आ जाती है जो किसी एक विशेष देश को समर्थन दे देती है, तो उस देश के लिए तो अच्छी बात है ये। ऐसी ही एक कोशिश करी थी अभी चाइना ने मालदीव्स को अपने पक्ष में लेने की, और मुइज़्ज़ू किस तरह से भारत के विरोध में नारे लगा रहे थे हम सब ने देखे। वो बात अलग है कि मुइज़्ज़ू को विद द टाइम ये रियलाइज हो गया कि चाइना उनके पक्ष के नहीं है, और मुइज़्ज़ू ने फिर भारत से ही हाथ मिलाना मुनासिब समझा। ऐसी कोशिश चाइना ने करी थी श्रीलंका के साथ। श्रीलंका भी पहले चाइना के सुर में सुर मिला रहा था, फिर बाद में भारत के पक्ष में हो गया। विशेष तौर पर यह भी देखा जा रहा है, देखो मैंने आपको दो कौन से पोर्शन गिनाए, एक ये और दूसरा ये। अब तीसरा विशेष तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि भारत के अड़ोसी पड़ोसियों को डिस्टर्ब रखो और वहां पर ऐसी सरकारें ला करके रखो जो यूएस के फेवर की हो, या चाइना चाहता है कि उनके फेवर की हो। फिलहाल यूएस कोशिश कर रहा है, किस तरह से पाकिस्तान को अपने कब्जे में किए हुए है हम सब जानते हैं। किस तरह से बांग्लादेश में पिछले साल तख्ता पलट कर आया था हम सब जानते हैं। किस तरह से 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था हम सब जानते हैं। नेपाल में क्या हुआ हम जान रहे हैं। भारत को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भारत अपने आप में एक उभरती महाशक्ति है जो आने वाले 20, 30, 40 साल में दुनिया की एक तरीके से डिसाइडिंग फैक्टर होगी, और दुनिया में वही चीज को माना जाएगा जो भारत के प्रधानमंत्री कहेंगे आज के करीब 30 साल बाद। तो भारत को अभी से रोको, ऐसा उद्देश्य है यूएसए का और चाइना जैसे देशों का। तो इधर भी आप देख रहे हो अड़ोस पड़ोस में लगातार डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखा जाता है। और फिलहाल में आप देख रहे हो किस तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान को लड़ाया जा रहा है, और इन दोनों को लड़वा करके कोशिश ये की जा रही है कि अफगानिस्तान को इतना कमजोर कर दो कि अफगानिस्तान में भी एक बगराम एयरबेस मिल जाए, जिससे एक ठिकाना यहां आ जाए। अगर यूएसए को यहां पर एक ठिकाना मिल जाता है तो यूएसए यहां से ईरान को, यहां से पाकिस्तान इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान का क्या पता कल को चाइना के पक्ष में जाके बैठ जाए, यहां से सेंट्रल एशिया को, सबको दबा के रख सके, और एक यहां पर एक ऐसा केंद्र बन जाएगा जहां से इस पूरे क्षेत्र के पॉलिटिक्स को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा ही एक केंद्र कुछ करीब 20-30 साल पहले बनाया गया था सीरिया को। सीरिया के जरिए इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल किया जाता था। इधर भूमध्य सागर हो गया, इधर यूरोप की तरफ, इधर आपके अरेबियन कंट्रीज, इधर आपका अरब वर्ल्ड, और इधर चले जाओगे तो यूएसएसआर की तरफ। ये एक पिवट पॉइंट था जहां से कई सारी पावर्स को कंट्रोल किया जा सकता था। ऐसे एक पिवट पॉइंट अब नया ढूंढा जा रहा है, वो है अफगानिस्तान। इसलिए डिस्टर्बेंस यहां भी है। इसके अलावा आप देखोगे डिस्टर्बेंस का अगला केंद्र खोजा जा रहा है इस जगह पर। आप गौर से एक चीज नोट करें, देखिए मैं इसको दोबारा बना दूंगा। आप गौर से एक चीज नोट करें, इस पूरे क्षेत्र में कोई भी क्रिश्चियन कंट्री नहीं है। बाकी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी इस कॉन्टिनेंट में, इस कॉन्टिनेंट में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी चले जाओ आपको क्रिश्चियन कंट्री मिल जाएगी। क्रिश्चियंस को लंबे समय तक ऐसा लगता रहा है कि, या क्रिश्चियंस कहें, यूके कहें, यूएस कहें, उनको ऐसा लगता रहा है कि हम क्रिश्चियंस का दबदबा इस क्षेत्र में नहीं है। कोशिश करो कि यहां पर एक सेक्शन ऐसा टूट के आए जिसे हम क्रिश्चियन कंट्री बना सकें। इसको मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं कि किस तरह से कोशिश की गई कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए, और विद द टाइम हमारे नॉर्थ ईस्ट को तोड़ करके थोड़ा सा बांग्लादेश का हिस्सा लेकर के, थोड़ा म्यांमार का हिस्सा लेकर के एक नया देश यहां बना दिया जाए, जिससे कि क्रिश्चियंस को लगे कि यहां भी हमारा दबदबा है, यहां से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को। यह प्रयास किया गया। ऐसा ही एक प्रयास किया गया था इस आइलैंड पर, और यहां पर आप देख रहे हो तिमोर लेस्ट नाम का एक छोटा सा आइलैंड है जो कंट्री बन चुका है। ये तिमोर लेस्ट जरा सा आइलैंड कंट्री है, और अभी 1960 के आसपास इस पर प्रभाव रहा क्रिश्चियनिटी का, और पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि इन देशों के आसपास देखोगे, जहां, चलो ऑस्ट्रेलिया को मैं छोड़ देता हूं, इन देशों के आसपास देखोगे तो या तो इस्लाम फॉलो किया जाता है या बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है। उसके अलावा क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाला 100% अगर कोई देश है तो वो तिमोर लेस्ट है। तो यहां भी क्रिश्चियंस का दबदबा है, जहां से वो इस क्षेत्र में अपने दबदबे को कायम किए हुए हैं, और उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हाँ हमारा एक देश यहां भी है। तो इसीलिए आप देख रहे हो प्रोटेस्ट अभी तिमोर लेस्ट में भी चल रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार ऐसी है जो थोड़ा सा न्यूट्रल रहने का प्रयास कर रही है, और कुछ बड़े देशों को ही पसंद नहीं आ रहा। वो बड़े देश कौन से आप समझ रहे हैं। इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है। ये इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है और कल्चर फॉलो करता है इंडिया जैसा। ऐसा कैसे हो सकता है? यहां भी डिस्टर्बेंस करो। पाकिस्तान बिल्कुल चाहेगा डिस्टर्बेंस यहां पर हो, क्योंकि पाकिस्तान इस समय इस्लाम का मुखिया बनने की फिराक में है। वही दिखाना चाहता है कि इस्लाम वर्ल्ड का एक तरीके से वही लीडर है, और पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है हम सब जानते हैं। ठीक है साहब। इसलिए आप देख रहे हो इंडोनेशिया, फिलीपींस में क्यों तख्ता पलट की कोशिश हो रही है आप जानिए। फिलीपींस के एक पोर्ट पर अडानी ने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है, जहां पर पोर्ट का विकास करेंगे। फिलीपींस को भारत ब्रह्मोस दे रहा है, फिलीपींस भारत के नज़दीक आ रहा है। तो कौन है जो ये चाहेगा कि यहाँ पर ऐसी सरकार रहे जो भारत के पक्ष की हो? यानी कोई ना कोई एक देश ऐसा है जो ये चाहेगा यहाँ पर तख्ता पलट हो।
इसलिए इसको केंद्र बनाया जा रहा है। यानी कि इस समय दुनिया के कुछ देशों को एक फ्री हैंड ऐसा मिल गया है जिससे वो अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करने में लगे हुए हैं। यूएस किस तरह से चीजें कर रहा है हम सब जान रहे हैं। चाइना को भी पता चल रहा है कि ऐसी स्थिति में जितना प्रभाव जमा सकते हो जमा लो, और भारत भी इस बात को जानता है कि यूएस तो इस समय अपने उसमें लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में हम जितना कर सकते हैं वो कर लें। क्योंकि यूएस में जब डेमोक्रेट्स आ जाते हैं तो डेमोक्रेट्स अपने प्रभाव को डीप स्टेट के जरिए इतना ज्यादा गहरा कर देते हैं कि उनको काउंटर करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। ट्रंप आए हुए हैं, ट्रंप को इन सब चीजों से इतना मतलब नहीं है। ट्रंप को आप खुश करते रहो, उनका ईगो सेटिस्फाई करते रहो, उनको बिजनेस देते रहो, उनको उनके फायदे की बात गिनाते रहो, पर्दे के पीछे कुछ भी करते रहो। ट्रंप में इतना ये सब नहीं है कि एक एक चीज पर नजर रखें और एक एक चीज के बारे में जाने। तो एक मौका है देशों के पास अपना प्रभाव स्थापित करने का। इसी मौके का फायदा उठा रहे हैं कई सारे देश, रशिया हो, चाइना हो। भारत भी ये चाह रहा है कि इसका फायदा उठा करके अपने आप को जितना ज़्यादा आइसोलेट करो अमेरिका से। आइसोलेट से मेरा मतलब है जितना ज़्यादा आत्मनिर्भर बना सको, पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंडेंट रहना, इस तरह की थिंकिंग छोड़ करके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करो। ये सबसे अच्छा मौका है। तो इसलिए इन सब क्षेत्रों में आप ये सब देख रहे हैं। मैंने जो आपको ये सारी चीज़ें बताई, ये सब इत्तेफाक नहीं है। अमेरिका ये जानता है। जेनजीज क्या है? जेनजीज वो लोग जो 1997 के बाद पैदा हुए, यानी कि वो जनरेशन जो थोड़ी समझदार हुई तो उसके हाथ में मोबाइल था, थोड़ी और समझदार हुई तो इंटरनेट था। उस जनरेशन ने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट में गुजार दिया, वर्चुअल दुनिया में गुजार दिया। इस जनरेशन ने एक तरीके से इसका जो विचारधारा है, इसकी जो दुनिया है ज़्यादातर काल्पनिक है। और इस जनरेशन की ज़्यादातर थॉट प्रोसेस ऐसे हैं, ज़्यादातर सोचने की चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका को पता है कि क्या सोचती है, क्योंकि आप यूज़ तो सारी चीज़ें अमेरिका की कर रहे हो। चाहे यूट्यूब हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, आजकल एआई है या अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो, सब आप अमेरिका का ही यूज़ कर रहे हो। जेनजी 90% टाइम जो होश में रहती है, जब जगी हुई जेनजी होती है तब 90% टाइम मोबाइल में डूबी होती है। तो आपका पूरा डेटा अमेरिका के पास है कि आप किस समय, किस वक्त, किस तरह का थॉट रखते हो, क्या सोचते हो, महीने के शुरुआत के एक हफ्ते में कैसा सोचते हो, बाद के एक हफ्ते में कैसा सोचते हो, उसके बाद कैसा सोचते हो। आपका पूरा माइंड का एक ट्रैक रिकॉर्ड है उसके पास। जब आपके पेरेंट्स को ये पता है या उनको ये पता चल जाता है आपका चेहरा देख करके कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जब आपके पेरेंट्स को ये पता चल जाता है कि आपने खाना खाया या नहीं खाया आपका चेहरा देख करके, तो उनको तो आपकी एक एक डिटेलिंग पता है कि आप कब कौन सी वेबसाइट खोल रहे हो, कब आप गैलरी में जाकर के फ़ोटो खोज रहे हो, कब किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, किस तरह के लोगों से बातचीत कर रहे हो, ऑनलाइन कौन सी चीज़ें मंगा रहे हो, कितने बजट की मंगा रहे हो, महीने के कौन से दिनों में मंगाते हो, एक एक चीज़ पता है। आपका पूरा डेटा चोरी किया जा चुका है और आप अपनी सरकार से लड़ रहे हो कि डेटा प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी। तो जब जेनजीज की विचारधारा का पूरा एक्सेस किसी देश के पास है, अच्छा ये चाइना के पास भी है, आप ये ना सोचें कि केवल अमेरिका के पास है, चाइना के पास भी है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें चाइना की भी इस्तेमाल की गई हैं और ज़्यादातर ऐप्स चाइना की इस्तेमाल की गई हैं। और चाइना के पास इतनी व्यवस्था है कि अपने गैजेट्स के जरिए आपके सारा इंटेलिजेंस अपने पास रख सके। तो इन देशों के पास आपका डेटा है, तो ये आपको मैनिपुलेट क्यों नहीं कर सकते? बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी शहर में रह रहे हैं, कोई शहर है ए, उस ए शहर में मान लो 100 लोग रहते हैं, उन 100 में से मान लो 30 लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं और 40 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं और 30 और 40 70 और 30 लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं किसको वोट दें किसको ना दें। अब इंटेलिजेंस मिला जो सोशल मीडिया साइट्स को या बड़े बड़े एआई मैन्युफैक्चरर्स को, एआई बनाने वाले बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को, कि जो 30 कंफ्यूज लोग हैं इनको जिस तरह का डेटा दिखाओगे, जिस तरह के वीडियो दिखाओगे, जैसे मैनिपुलेट करोगे उस तरफ हो जाएंगे। तो लगातार इनको ऐसे वीडियो सजेस्ट करो जो किसी पर्टिकुलर विचारधारा के हों, वो बीजेपी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, और विद द टाइम इनको बार बार वो एक ही तरह के वीडियो दिखाई देंगे, एक ही पार्टी के वीडियो दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है कि इनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो डाइवर्ट हो जाएंगे, और मान लो इनमें से कुछ डाइवर्ट हो गए बीजेपी की तरफ या हो गए कांग्रेस की तरफ और जाकर के वोट दिया है उसी पक्ष में। तो उस जगह का, उस ए शहर का हो सकता है नेता एक ऐसा चुन के आ जाए जिसमें वहां के लोगों की चाह कम हो, बाकी देशों की चाह ज्यादा रही हो, और हो सकता है लोगों से चुन भी दे। ये बड़ा आसान है। तो क्यों आसान नहीं है लोगों को मैनिपुलेट करना? मैं आपको डायरी का दूसरा पन्ना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जिन चीजों को नेचुरल समझते हैं वो नेचुरल नहीं है। एक एग्जांपल और दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूं। इस टॉपिक को और डिस्कस करेंगे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है।
इस युद्ध में दोनों ने ये बोला कि युद्ध विराम कर लेते हैं। पाकिस्तान ने मांग करी, अफगानिस्तान ने युद्ध विराम कर दिया। इन दोनों की मीटिंग होनी थी दोहा में, आज मीटिंग हुई भी, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही युद्ध विराम का एक तरीके से वायलेशन कर दिया और अफगानिस्तान में अटैक कर दिया, जिसमें कुछ क्रिकेटर्स मारे गए। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसके बाद ट्रंप से ये पूछा गया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान में, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? तो ट्रंप ने कहा कि देखो भाई, मेरे पास वैसे भी अमेरिका की जिम्मेदारी है, साथ में मैंने एक जिम्मेदारी और ली हुई है कि दुनिया के युद्ध में शांत कराता हूँ। इस चीज़ में बड़ा एक्सपर्ट हूँ और बड़ी आसानी से मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसके बारे में सोचूंगा। और ट्रंप अगर एक बार पाकिस्तान से बोल देगा कि अरे मत करो ऐसा, तो पाकिस्तान रुक जाएगा। ऐसा भी कई बार लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रंप ही पाकिस्तान से कहता हो कि जाके भिड़, फिर पाकिस्तान ट्रंप को खुश करने के लिए अच्छा रुक जाऊं, ट्रंप कहता होगा हाँ रुक जाओ, ट्रंप कहता होगा देखो मैंने युद्ध रोक दिया। तो क्या चल रहा है समझ में नहीं आता, लेकिन इतना समझ में जरूर आता है कि जो अच्छा पेरू वाली घटना ये रही और मेडागास्कर वाली ये रही, दोनों मैं आपको बता चुका हूं, तो इसको मैं हटा देता हूं, है ना। देखिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर है, इसका कहना यह है कि तालिबान ये तय करे कि उसे शांति और संघर्ष में क्या चीज चाहिए। अरे भाई आसिम मुनीर, ये बता एक हफ्ते से कहां था? जब इसे पता चलता है कि युद्ध स्टार्ट हो गया, गायब हो जाता है, क्योंकि इसे पता है कहीं इसे आके ना ठोक दे। दूसरी बात, इसने भारत से कहा है, आसिम मुनीर ने, इस भिखारी ने, अरे भिखारी, इसने कहा है भारत से कि अगर इंडिया ने किसी भी तरह का प्रोवोकेशन किया, उकसाया, भड़काया किसी भी तरह से, तो इंडिया एक निर्णायक रेस्पॉन्स के लिए तैयार रहे। तैयार हैं, तू आ तो आ हलाला आ, ऐसा ये कह रहा है। अब ये इंडिया के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? भाई हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो ये कहा है कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को, उसकी संप्रभुता का हम सम्मान करते हैं। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम क्यों चिंता में आ रहे हो? तुमको इंडिया क्यों विलन नजर आ रहा है? तुम तो 6-0 का इशारा करते हो ना, तुम तो बहुत बड़ी सेना हो, इंडिया से क्या डरना? क्या को इंडिया को जब चाहो तुम युद्ध में आ जाना। बिना बात की बातें करते हैं, तो इस तरह की ये बातें आजकल कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पाकिस्तान इस समय कर रहा है, या पाकिस्तान का जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है, वो सिर्फ जैसे किसी एक कुत्ते का यूज़ किया जाता है वैसे यूज़ किया जा रहा है। इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ गेम प्लान। पाकिस्तान गेम प्लान का हिस्सा है, पर पाकिस्तान इस गेम प्लान में एक गलती कर गया, उसने तालिबान को हल्के में ले लिया। उसे लगा तालिबान वालों को जब चाहे जैसे चाहे डील कर लेगा, और तालिबान वालों ने अब खुल के कह दिया कि देखो हमारे निर्दोष लोग मारे गए, अब हम इसका करारा जवाब देंगे। और तालिबान इस टाइप के फाइटर्स हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये पाकिस्तान भी जानता है। पाकिस्तान के यहाँ पर एक ग्रुप है TTP, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, उसने सुसाइड बम फोड़ दिया था आर्मी के कैंप में, जिसमें पाकिस्तान के कई आर्मी वाले मारे गए। उसका दोष पाकिस्तान तालिबान पर मर रहा है, जबकि TTP का तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। तालिबान कहता है ठीक है अब जो है जैसा है, अब हम देखते हैं। तो देखना दिलचस्प है, पाकिस्तान के जो सुर निकल रहे हैं ना इस समय, कह रहे हम इंडिया को देख लेंगे, उसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे, ये इस फ्रस्ट्रेशन का परिचायक है। आने वाले समय में देखना बहुत कुछ होने वाला है। ये वीडियो मैं आज इसलिए बनाया ताकि आपको ये आइडिया रहे कि पाकिस्तान भी परेशान है, बांग्लादेश भी परेशान है। और एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ करके जा रहा हूं, पाकिस्तान को अगर हराना है, तोड़ना है या घुटनों पे लाना है, तो या तो हम उससे डायरेक्टली जाके लड़ें, ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, या पाकिस्तान जिन कलेशों में फंसा हुआ था उन कलेशों को हवा दे दी जाए और पाकिस्तान उसी में जल के खाक हो जाए, वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है। दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है? दूसरा सवाल आपसे ये कि जो बड़े गेम के खिलाड़ी होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, रेस्पॉन्ड करते हैं समय आने पर। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें इंडिया बड़े गेम प्लान का खिलाड़ी है या पाकिस्तान बड़े गेम का खिलाड़ी है? इसका भी फैसला आप करें। और तीसरा सवाल ये, क्या आपको वाकई लगता है कि इंडिया ट्रंप से डरता है या मोदी जी ट्रंप से डरते हैं, जिस तरह का कुछ नेता दावा कर रहे हैं हमारे देश में? तो जो घटनाक्रम हो रहे हैं, कौन सी चीज़ें इंडिया के फेवर में जा रही हैं, कौन सी अगेंस्ट में जा रही हैं, ये भी देखें। क्या किया जाना चाहिए,
और क्या हो रहा है ये भी देखें, और रिएक्शन कर रहे हैं हम या रेस्पॉन्ड कर रहे हैं ये भी देखें। उसके बाद निर्णय लें कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।